नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 24 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला जो है करंट अफेयर्स, मतलब कि अगले मंथ का करंट अफेयर्स लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो सारे सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देख लीजिए एक बार सरसरी निगाहों से कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर्स है इसके सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम, उसके बाद आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, रिपोर्ट एवं सूचकांक, योजना एवं कार्यक्रम, चर्चित व्यक्ति जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उसको देखने वाले हैं, प्रमुख निधन, पुरस्कार एवं सम्मान, युद्धाभ्यास, महत्वपूर्ण दिवस, खेल, और लास्ट में कुछ विविध वाला सेक्शन होगा, विविध वाला सेक्शन है ना, उससे भी पूरा करेंगे और ये पूरा हो जाएगा हम लोगों का करंट अफेयर्स जनवरी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिहार का ना, बिहार का करंट अफेयर्स को पूरा करते हैं। जैसे कि आपने अभी तक देखा होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट होगा, सर इससे पहले वाला कहाँ से मिलेगा। तो भाई ऑलरेडी यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। हाँ, लेकिन इसका जो बुकलेट आपको मिलेगा पेड बैच में मिलेगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर्स है, वो सारे क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आता है। ये क्वेश्चन अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में मातृ दुग्ध में किसका, तो यूरेनियम की उपस्थिति देखी गई है। तो भाई कौन कौन से जिला में, तो भाई ये प्रमुख 6 जिला है, ये नाम ध्यान रखिएगा। तो चूंकि अगर दूध में यूरेनियम होगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अब हानिकारक होगा है ना बच्चे के लिए, शिशु के लिए। तो बिहार के 6 जिलों में कौन कौन सा, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, नालंदा, ये प्रमुख जिले हैं। तो कह रहा है कि 6 जिलों की 40 माताओं के स्तन दूध में कितना, तो यूरेनियम 238 हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो यूरेनियम पाया गया है, जो कि बच्चे के लिए, शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए आप सबको पता ही है कि संभावित जोखिम की ओर संकेत करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक बार इसे काट लीजिएगा, हार मिस्टेक से लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, आपको बुकलेट दिया जाएगा उसमें सुधार कर दिया जाएगा। तो कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम 2025 है ना। तो देखो भाई, 6 एवं जो है 9 नवंबर 2025 को बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ। ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, में बार बार कह रहा हूँ है ना। ये पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को बार बार देख के रिविजन करिए है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, तो इस चुनाव का परिणाम जो है कितने तारीख को आया, तो चुनाव 2 चरणों में हुआ था, एक 6 और 11 नवंबर 2025 को हुआ। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है ना। कितने सीटों पे हुआ, तो 243 सीट पे होते हैं है ना। और रिजल्ट कब निकल के आया था, तो ये आप सबको पता है कि 14 नवंबर को रिजल्ट ना घोषित किया गया था, परिणाम आ गया था, जिसमें एनडीए ने निर्णायक जीत दर्ज किया। और नीतीश कुमार ने कितने बार, तो ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार 10वीं बार जो है सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री पद जो है ना ग्रहण किया है। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, बहुमत तो जानना जरूरी है, बहुमत को हम लोग देखते हैं है ना। तो बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें आवश्यक थी, और इस बार एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है, आप सबको पता होना चाहिए। एनडीए की बात कर लूँ तो इन्हें 89 जो है सीटें मिली थी, जदयू की 85, और जो महागठबंधन था इन्हें जो है 25 सीटें, महागठबंधन जो था राजद वाला है ना, तो राजद को मिला है 25 सीटें है ना, जो कि पिछले बार के कंपेयर में बड़ी संख्या में आप देख सकते हो गिरावट देखने को मिला है। तो ये ध्यान रखना, बेसिक बात है, हालांकि ये सब आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट आपको करवा दिया गया है पिछले वाले वीडियो में, तो बस इतना डेटा अभी भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोगाबिल झील जो है ना यहाँ पे, जो कि भारत का कितने नंबर का, 94 नंबर का, 94 नंबर का रामसर स्थल बना है, और ये बिहार के किस जिला में है, तो बिहार के कटिहार जिला में है। अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। पहली बात है कि वर्तमान में जो है रामसर स्थल की संख्या 94 नहीं बल्कि अब 98 हो गया है। जब मैं वीडियो आपको आपको आपके लिए बना रहा हूँ, मतलब फरवरी है आज, और कितने फरवरी है भाई, तो 17 फरवरी को ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, 17 फरवरी 2026 है ना। कहिएगा सर लेट क्यों है, तो थोड़ा सा लेट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी वर्तमान में रामसर स्थल की संख्या हो गया 98, और आप सबको पता है कि प्रत्येक साल कितने तारीख को, तो ये 2 फरवरी को है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ये सब ध्यान रख लीजिएगा। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो आप कहिएगा सर आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को ना प्रत्येक साल आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये विश्व, यहाँ पे लिख देता हूँ, विश्व आर्द्र भूमि दिवस ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है ना। और इसी के अवसर पर 2 फरवरी को
है ना, 2 फरवरी के दिन ही जो है 2 नए स्थल को रामसर सूची में शामिल कर दिया गया है। कौन कौन सा? एक तो यूपी का था भाई, यूपी का क्या था? तो पक्षी अभयारण्य का नाम ही है पटना, ये पटना है पक्षी अभयारण्य का नाम। तो पटना पक्षी अभयारण्य है ना, अभयारण्य, जो कि ये यूपी में है। और यूपी में रामसर स्थल की संख्या अब हो गया है भाई 11। ठीक है, तो पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, बिहार का पटना मत समझ लीजिएगा, वहाँ पे है और इन्हें जो है शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ गुजरात का, एक जो है ना गुजरात का, जिसका नाम है छारी ढाड, जो कि यह गुजरात राज्य का 5वां रामसर स्थल है। चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, गुजरात का क्या है भाई? छारी, है ना, लिख दो क्या? लिख ही देता हूँ, छारी ना ढाड। ठीक है, ढाड है, जो कि गुजरात की है। तो आप देख सकते हो 2 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया गया है, तो उसी में भारत के दो, एक तो उत्तर प्रदेश का था पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात का छारी ढाड। अच्छा, छारी ढाड जो है ये कह सकते हो कि गुजरात में जो है यह जो है एक संरक्षण रिजर्व है, जिसे पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से। आप लोग ये बताओ कि सर्वाधिक जो है रामसर स्थल कहाँ पे है? स्पेस का थोड़ा सा कमी है यारों को, लिख ही देता हूँ। सर्वाधिक जो है रामसर स्थल कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तमिलनाडु में है। कितना है? 20 स्थल है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे यूपी ही आ जाता है, यूपी में 11 हो गया है। ठीक है, सबसे बड़ा रामसर स्थल अगर पूछा जाए कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में, एचपीटी करिएगा, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है, रेणुका झील है ना, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। ये भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो है रामसर स्थल कौन सा है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो चिल्का झील आप सबको पता है, चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा में है ना, ओडिशा में है। और इसे कब जो है रामसर सूची में पहली बार शामिल किया गया था? तो 1981 ईस्वी में। तो प्रथम रामसर स्थल चिल्का झील। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे? तमिलनाडु में, कितना है? 20। और दूसरे नंबर पे यूपी में। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो आप सबको पता है कि पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा है ना। और सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश का रेणुका झील। और सबसे पहला कौन सा है? तो उड़ीसा का चिल्का झील। बस ये सब ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहीं से आता है। अच्छा, पूछा जाए कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी सबसे ज़्यादा रामसर स्थल मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पे तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु। दूसरे नंबर पे मैंने आपको यूपी बताया। तमिलनाडु में कितना है? 20 है। यूपी में कितना है भाई? 11 है। और तीसरे नंबर पे बिहार अपना आ जाता है, ध्यान रखिएगा, बिहार। और बिहार में कितना है भाई? तो 6 है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार में जो रामसर स्थल है वो कौन कौन सा है। ठीक, तो देखो भाई, बिहार का पहला सामुदायिक जो है रिजर्व है, जो कि वर्तमान में आप देखेंगे तो बिहार में 6 रामसर स्थल है। मैं बात कर रहा हूँ 2026 तक, है ना, 2026, जो कि फरवरी 2026 तक है ना, या फिर फरवरी 2026 तक बिहार में टोटल रामसर स्थल की संख्या कितना है भाई? 6 है। कौन कौन सा? तो आप सबको पता है कि अभी मैंने आपको बताया गोगाबिल झील, जिसे रामसर सूची में जोड़ा गया है, सबसे लास्ट में कटिहार में है। उसके बाद यहाँ पे गोकुल जलाशय जो बक्सर में है। उदयपुर झील कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण में है। ये तो बाद में जोड़ा गया था। पहले जो था भाई, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले से मौजूद, जैसे कांवर झील है ना, पहले से था, जो बेगूसराय में है। नागी जो है पक्षी अभयारण्य, ये जमुई में है। और नकटी अब पक्षी अभयारण्य, ये भी जमुई में है। तो 3 पहले से मौजूद था, 3 जो है बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको। अच्छा, ये लाइन भी लिख दिया हूँ कि बिहार में देश के रामसर स्थल की सूची में तीसरे नंबर पर बिहार का स्थान है भाई। अभी वर्तमान में, मतलब कि फरवरी 2026 तक मैं बात कर रहा हूँ। ये चूँकि रामसर स्थलों की संख्या घटते बढ़ते रहता है, घटता नहीं है, बढ़ता ही रहता है ना, तो आप लोग समझ ही रहे हो। देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम आपके साथ बैच में जुड़ना चाहें, तो देखो भाई, 72वीं बीपीएससी के लिए एकदम जीरो से सारे क्लासेस शुरू हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए, कंप्लीट क्लास। और इसका फी मात्र जो है अभी कम कर दिया हो। मार्केट में सारे सब्जेक्ट का बुक खरीदने जाइएगा ना, तो आपके बुक भी नहीं मिलेंगे जितना में, उतना में कंप्लीट क्लास आपका प्री और मेन दोनों कवर करवाया जा रहा है ना। चाहे करंट हो या साइंस हो या एनसीईआरटी वाला सेक्शन हो, सब कुछ इंक्लूड है। और इसका फ़ी है मात्र जो है 2499। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो भाई, ज्वाइन कर सकते हो। क्या करना है, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130। इस नंबर पे आपको, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो बैच को, इस नंबर पे क्या करना है भाई, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये पेमेंट का नंबर भी यही है, 7319924130। इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना, 72 बैच में। और ये क्लास शुरू हो चुकी है। और आप सबको पता है, पहला जो टेस्ट होने जा रहा है
है ना। ये टेस्ट होने जा रहा है भाई 22 फरवरी को, है ना। 22 फरवरी 2026 का पहला मॉक टेस्ट होने जा रहा है, जो कि अभी तक जितना भी सेक्शन आपको कंप्लीट करवाया गया है। और ये बैच जो शुरू हो चुके हैं ना, ये 7 फरवरी से, है ना। 7 फरवरी 2026 से सबसे लास्ट बैच शुरू हुआ है। एक बैच तो बहुत आगे निकल गया है, लेकिन ये बैच सबसे लास्ट में शुरू हुआ है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। एक जगह सारे कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको मिलेगा इस बैच में, ठीक है। अच्छा, एक जो है बैच आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, है ना। बीपीएससी एडीओ के लिए स्पेशल पूरे तरीके से डेडिकेटेड बैच है, मात्र 2499 में। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लासेस, ये ऑफर सीमित समय के लिए है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट, है ना, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, है ना, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाया जा रहा है। और ये बैच आज से शुरू हो चुकी है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, 7319924130, स्क्रीन पे भी नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में तुरंत जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और क्लास आराम से सारे सेक्शन का आपको क्लासेस मिलेगी, बुकलेट सब कुछ, ठीक है। बीपीएससी बिहार एसआई और एक्साइज एसआई का भी ऑलरेडी क्लास शुरू हो चुकी है, क्लास चल रहा है। और इसका भी फी मात्र 299 है। और इसका सॉरी 299 नहीं, 599 है, 599 है ना। सब बैच अलग है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें इसका जो वैलिडिटी रहेगा, एक्साइज दरोगा, जो कि अभी नोटिफिकेशन आ चुका है ना। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हो जाके भर लो, तो वहाँ तक वैलिडिटी रहेगा। एसआई बिहार एसआई का मीन्स जो है 1799 का, वो तो तैयारी हो ही है। साथ में ये भी दोनों को ध्यान में रख के ये बैच चलाया गया है। उसके बाद बीपीएससी एडी और सीजीएल 4 के लिए कंबाइंड बैच है। इसका फी 53 है ना। कारण ये है कि सीजीएल 4 तक इसका वैलिडिटी है। और देखो ये अलग बैच है, डिटेल में सारी चीज़ें है ना। तो आप लोग समझ ही रहे हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका फी मात्र 53 है। तो नंबर वही है, किसी भी बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर यही है 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है। स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा, है ना। क्योंकि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, है ना, सभी पे ये एक्टिव है। और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसी नंबर पे, है ना, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा नंबर, इसी नंबर पे आपको क्या करना होता है भाई, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में, है ना, हाल ही में बिहार के किस जिले में जो है राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैमूर जिला होगा। और बिहार का मैप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन देखो, अगर याद भी नहीं है तो आदिवासी किस क्षेत्र में ज़्यादा होगा, तो आप कहिएगा सर जो झारखंड वाला इलाका होगा, है ना, मतलब कि दक्षिणी बिहार में। तो यहीं पे कैमूर है, सॉरी यहाँ पे कैमूर जिला है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश। और चूँकि कैमूर जिला यहाँ पे देखेंगे तो ये झारखंड के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता, यहाँ पे है, ठीक है ना। यहाँ पे रोहतास है नीचे में, एक मिनट, यहाँ पे रोहतास है, आपको पता होगा, ऊपर में कैमूर है। तो कैमूर में जो है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट ने भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा कहाँ की है। यहाँ पे की होना चाहिए, कहाँ की है भाई, ये भी ध्यान रखना। तो आप सबको पता है ये पटना में करबिगहिया है ना, जगह का नाम है। तो वहीं पे ये घोषणा किया है, माइंड में रखिएगा। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में जल संचयन में 72 नवाचार मामले में बिहार जिला का पहले स्थान पे कौन सा रहा है। तो बिहार का नालंदा, है ना। दूसरे नंबर पे कैमूर रहा है और तीसरे नंबर पे रोहतास रहा है। तो पूछे जा सकते हैं कि इसमें पहले बिहार का कौन सा जिला पहले नंबर पे था। तो नालंदा, दूसरे नंबर पे कैमूर और तीसरे नंबर पे रोहतास। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में मखाना उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2022-23 के लिए आप सबको पता है यहाँ पे, क्योंकि ये अवार्ड महत्वपूर्ण है। अवार्ड का नाम क्या है, जीनोम, है ना, सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप सबको पता है मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब एनडीए पार्टी ने कुल कितने सीटों पर जो है जीत हासिल किया है। तो 202 सीटों पर टोटल जो है इनके सीट मिले हैं। नेक्स्ट, 18वीं विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम एवं दूसरे चरण के मतदान क्रम की मैं बात कर लूँ तो भाई प्रथम चरण 6 नवंबर 2025 को और दूसरा चरण जो हुआ था 11 नवंबर को, है ना। बिहार विधानसभा की मैं बात कर लूँ 18वीं नंबर का ये था चुनाव 2025 वाला। तो कह रहा है कि कुल मतदान का प्रतिशत क्या रहा है ना। तो अब तक जितने भी चुनाव हुआ है 1951 के बाद सबसे अधिक प्रतिशत देखने को मिला है, कितना, तो 67.13% जो है क्या हुआ है, तो मतदान हुआ है इस बार भी 2025 वाला में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिहार का करंट अफेयर्स को पूरा करते हैं, जैसे कि आपने अभी तक देखा होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट होगा, सर इससे पहले वाला कहाँ से मिलेगा। तो भाई ऑलरेडी यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, हाँ, लेकिन इसका जो बुकलेट आपको मिलेगा पेड बैच में मिलेगा, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर्स है, वो सारे क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आता है। ये क्वेश्चन अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में मातृ दुग्ध में किसका, तो यूरेनियम की उपस्थिति देखी गई है। तो भाई कौन कौन से जिला में, तो भाई ये प्रमुख 6 जिला है, ये नाम ध्यान रखिएगा। तो चूँकि अगर दूध में यूरेनियम होगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अब हानिकारक होगा, है ना, बच्चे के लिए, शिशु के लिए। तो बिहार के 6 जिलों में कौन कौन सा, भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार, नालंदा, ये प्रमुख जिले हैं। तो कह रहा है कि 6 जिलों की 40 माताओं के स्तन दूध में कितना, तो यूरेनियम 238, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो यूरेनियम पाया गया है, जो कि बच्चे के लिए, शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए आप सबको पता ही है कि संभावित जोखिम की ओर संकेत करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक बार इसे काट लीजिएगा, हार मिस्टेक से लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, आपको बुकलेट दिया जाएगा, उसमें सुधार कर दिया जाएगा। तो कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम 2025, है ना। तो देखो भाई, 6 एवं जो है 9 नवंबर 2025 को बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न हुआ। ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, में बार बार कह रहा हूँ, है ना। ये पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को बार बार देख के रिविजन करिए, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, तो इस चुनाव का परिणाम जो है कितने तारीख को आया, तो चुनाव 2 चरणों में हुआ था, एक 6 और 11 नवंबर 2025 को हुआ, बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, है ना। कितनों सीटों पे, कितने सीटों पे हुआ, तो 243 सीट पे होते हैं, है ना। और रिजल्ट कब निकल के आया था, तो ये आप सबको पता है कि 14 नवंबर को रिजल्ट, है ना, घोषित किया गया था, परिणाम आ गया था, जिसमें एनडीए ने निर्णायक जीत दर्ज किया। और नीतीश कुमार ने कितने बार, तो ये डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो नीतीश कुमार 10वीं बार जो है सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री पद जो है ना ग्रहण किया है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, बहुमत तो जानना जरूरी है, बहुमत को हम लोग देखते हैं, है ना। तो बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में बहुमत के लिए 122 सीटें आवश्यक थी, और इस बार एनडीए ने अस्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है, आप सबको पता होना चाहिए। एनडीए की बात कर लो तो इन्हें 89 जो है सीटें मिली थी, जदयू की 85, और जो महागठबंधन था इन्हें जो है 25 सीटें, महागठबंधन जो था राजद वाला, है ना, तो राजद को मिला है 25 सीटें, है ना, जो कि पिछले बार के कंपेयर में बड़ी संख्या में आप देख सकते हो गिरावट देखने को मिला है। तो ये ध्यान रखना, बेसिक बात है, हालांकि ये सब आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट आपको करवा दिया गया है पिछले वाले वीडियो में, तो बस इतना डेटा अभी भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोगाबेल झील जो है ना यहाँ पे, जो कि भारत का कितने नंबर का, 94 नंबर का, 94 नंबर का रामसर स्थल बना है, और ये बिहार के किस जिला में है, तो बिहार के कटिहार जिला में है। अब यहाँ पे 2-3 बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। पहली बात है कि वर्तमान में जो है रामसर स्थल की संख्या 94 नहीं बल्कि अब 98 हो गया है। जब मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, मतलब फरवरी है आज, और कितने फरवरी है भाई, तो 17 फरवरी को ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, 17 फरवरी 2026, है ना। कहिएगा सर लेट क्यों है, तो थोड़ा सा लेट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी वर्तमान में रामसर स्थल की संख्या हो गया 98, और आप सबको पता है कि प्रत्येक साल कितने तारीख को, तो ये 2 फरवरी को, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ये सब ध्यान रख लीजिएगा। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो आप कहिएगा सर आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को ना प्रत्येक साल आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक। तो ये विश्व, यहाँ पे लिख देता हूँ, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है ना। और इसी के अवसर पर 2 फरवरी को, है ना, 2 फरवरी के दिन ही जो है 2 नए स्थल को रामसर सूची में शामिल कर दिया गया है। कौन कौन सा, एक तो यूपी का था भाई, यूपी का क्या था, तो पक्षी अभयारण्य का नाम ही है पटना, ये पटना है पक्षी अभयारण्य का नाम, तो पटना पक्षी अभयारण्य, है ना, अभयारण्य, जो कि ये यूपी में है, और यूपी में रामसर स्थल की संख्या अब हो गया है भाई 11, ठीक है। तो पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, बिहार का पटना मत समझ लीजिएगा, वहाँ पे है, और इन्हें जो है शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ गुजरात का, एक जो है ना गुजरात का, जिसका नाम है छारी ढाड, जो कि यह गुजरात राज्य का 5वां रामसर स्थल है। चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, गुजरात का क्या है भाई, छारी, है ना, लिख दो, क्या लिख ही देता हूँ, छारी ना ढाड, ठीक है, ढाड है, जो कि गुजरात की है। तो आप देख सकते हो 2 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया गया है, तो उसी में भारत के 2, एक तो उत्तर प्रदेश का था पटना पक्षी अभयारण्य, और गुजरात का छारी ढाड,
अच्छा, छाड़ी ढाट जो है ये कह सकते हो कि गुजरात में जो है यह जो है एक संरक्षण रिजर्व है जिसे पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से। आप लोग ये बताओ कि सर्वाधिक जो है रामसर स्थल कहाँ पे है? स्पेस का थोड़ा सा कमी है यारों को, लिख ही देता हूँ। सर्वाधिक जो है रामसर स्थल कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तमिलनाडु में है। कितना है? 20 स्थल है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे यूपी ही आ जाता है। यूपी में 11 हो गया है। ठीक है। सबसे बड़ा रामसर स्थल अगर पूछा जाए कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में, एचपीटी करिएगा, हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है। रेणुका झील है ना, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। ये भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो है रामसर स्थल कौन सा है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो चिल्का झील आप सबको पता है। चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा में है ना, ओडिशा में है। और इसे कब जो है रामसर सूची में पहली बार शामिल किया गया था? तो 1981 ईस्वी में। तो प्रथम रामसर स्थल चिल्का झील। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे? तमिलनाडु में। कितना है? 20। और दूसरे नंबर पे यूपी में। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो आप सबको पता है कि पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा है ना। और सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश का रेणुका झील। और सबसे पहला कौन सा है? तो उड़ीसा का चिल्का झील। बस ये सब ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहीं से आता है। अच्छा, पूछा जाए कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी सबसे ज़्यादा रामसर स्थल मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पे तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु। दूसरे नंबर पे मैंने आपको यूपी बताया। तमिलनाडु में कितना है? 20 है। यूपी में कितना है भाई? 11 है। और तीसरे नंबर पे बिहार अपना आ जाता है, ध्यान रखिएगा, बिहार। और बिहार में कितना है भाई? तो 6 है। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बिहार में जो रामसर स्थल है वो कौन कौन सा है। ठीक। तो देखो भाई, बिहार का पहला सामुदायिक जो है रिजर्व है, जो कि वर्तमान में आप देखेंगे तो बिहार में 6 रामसर स्थल है। मैं बात कर रहा हूँ 2026 तक, है ना, 2026, जो कि फरवरी 2026 तक है ना, या फिर फरवरी 2026 तक बिहार में टोटल रामसर स्थल की संख्या कितना है भाई? 6 है। कौन कौन सा? तो आप सबको पता है कि अभी मैंने आपको बताया गोगाबिल झील, जिसे रामसर सूची में जोड़ा गया है, सबसे लास्ट में कटिहार में है। उसके बाद यहाँ पे गोकुल जलाशय जो बक्सर में है। उदयपुर झील कहाँ पे है? तो पश्चिमी चंपारण में है। ये तो बाद में जोड़ा गया था। पहले जो था भाई, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले से मौजूद जैसे कांवर झील है ना, पहले से था, जो बेगूसराय में है। नागी जो है पक्षी अभयारण्य, ये जमुई में है। और नकटी अब पक्षी अभयारण्य, ये भी जमुई में है। तो 3 पहले से मौजूद था, 3 जो है बाद में जोड़ा गया है। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको। अच्छा, ये लाइन भी लिख दिया हूँ कि बिहार में देश के रामसर स्थल की सूची में तीसरे नंबर पर बिहार का स्थान है भाई। अभी वर्तमान में, मतलब कि फरवरी 2026 तक मैं बात कर रहा हूँ। ये चूँकि रामसर स्थलों की संख्या घटते बढ़ते रहता है, घटता नहीं है, बढ़ता ही रहता है ना। तो आप लोग समझ ही रहे हो। देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स का ये रहता है कि सर हम आपके साथ बैच में जुड़ना चाहें। तो देखो भाई, 72वीं बीपीएससी के लिए एकदम जीरो से सारे क्लासेस शुरू हो चुकी है। आपको पता होना चाहिए, कंप्लीट क्लास। और इसका फ़ी मात्र जो है अभी कम कर दिया हो। मार्केट में सारे सब्जेक्ट का बुक खरीदने जाइएगा ना, तो आपके बुक भी नहीं मिलेंगे जितना में, उतना में कंप्लीट क्लास आपका प्री और मेन दोनों कवर करवाया जा रहा है ना। चाहे करंट हो या साइंस हो या एनसीईआरटी वाला सेक्शन हो, सब कुछ इंक्लूड है। और इसका फ़ी है मात्र जो है 2499। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो भाई, ज्वाइन कर सकते हो। क्या करना है, इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130। इस नंबर पे आपको, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो बैच को, इस नंबर पे क्या करना है भाई, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये पेमेंट का नंबर भी यही है, 7319924130। इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना, 72 बैच में। और ये क्लास शुरू हो चुकी है। और आप सबको पता है पहला जो टेस्ट होने जा रहा है ना, ये टेस्ट होने जा रहा है भाई 22 फरवरी को, है ना। 22 फरवरी 2026 का पहला मॉक टेस्ट होने जा रहा है, जो कि अभी तक जितना भी सेक्शन आपको कंप्लीट करवाया गया है। और ये बैच जो शुरू हो चुके हैं ना, ये 7 फरवरी से, है ना, 7 फरवरी 2026 से सबसे लास्ट बैच शुरू हुआ है। एक बैच तो बहुत आगे निकल गया है, लेकिन ये बैच सबसे लास्ट में शुरू हुआ है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। एक जगह सारे कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको मिलेगा इस बैच में। ठीक है। अच्छा, एक जो है बैच आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, है ना, बीपीएससी एडीओ के लिए स्पेशल पूरे तरीके से डेडिकेटेड बैच है, मात्र 2499 में। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लासेस, ये ऑफर सीमित समय के लिए है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट, है ना, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, है ना, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाया जा रहा है। और ये बैच आज से शुरू हो चुकी है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, 7319924130, स्क्रीन पे भी नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसी नंबर पे पेमेंट करके भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में तुरंत जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। और क्लास आराम से सारे सेक्शन का आपको क्लासेस मिलेगी, बुकलेट, सब कुछ। ठीक है। बीपीएससी बिहार एसआई और एक्साइज एसआई का भी ऑलरेडी क्लास शुरू हो चुकी है, क्लास चल रहा है। और इसका भी फी मात्र 299 है। और इसका 299 नहीं, 599 है, 599 है ना। सब बैच अलग है ना, ध्यान रखिएगा।
तो इसमें इसका जो वैलिडिटी रहेगा एक्साइज दरोगा, जो कि अभी नोटिफिकेशन आ चुका है ना, जो लोग फॉर्म नहीं भरे हो जाके भर लो, तो वहाँ तक वैलिडिटी रहेगा। एसआई बिहार एसआई का मीन्स जो है 1799 का, वो तो तैयारी हो ही है, साथ में ये भी दोनों को ध्यान में रख के ये बैच चलाया गया। उसके बाद बीपीएससी एडी और सीजीएल 4 के लिए कंबाइंड बैच है, इसका फी 53 लाइन है ना। कारण ये है कि सीजीएल 4 तक इसका वैलिडिटी है, और देखो ये अलग बैच है, डिटेल में सारी चीज़ें है ना, तो आप लोग समझ ही रहे हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका फी मात्र 53 लाइन है, तो नंबर वही है, किसी भी बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर यही है 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है, स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा, है ना, क्योंकि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, है ना, सभी पे ये एक्टिव है। और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसी नंबर पे, है ना, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा नंबर, इसी नंबर पे आपको क्या करना होता है भाई, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक, चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में, है ना, हाल ही में बिहार के किस जिले में जो है राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कैमूर जिला होगा। और बिहार का मैप देखेंगे ना तो क्वेश्चन देखो, अगर याद भी नहीं है तो आदिवासी किस क्षेत्र में ज़्यादा होगा, तो आप कहिएगा सर जो झारखंड वाला इलाका होगा, है ना, मतलब कि दक्षिणी बिहार में, तो यहीं पे कैमूर है, सॉरी यहाँ पे कैमूर जिला है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश। और चूंकि कैमूर जिला यहाँ पे देखेंगे तो ये झारखंड के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता, यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे रोहतास है नीचे में, एक मिनट, यहाँ पे रोहतास है आपको पता होगा, ऊपर में कैमूर है, तो कैमूर में जो है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार कैबिनेट ने भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा कहाँ की है? यहाँ पे की होना चाहिए, कहाँ की है भाई, ये भी ध्यान रखना। तो आप सबको पता है ये पटना में करबिगहिया है ना, जगह का नाम है, तो वहीं पे ये घोषणा किया है, माइंड में रखिएगा। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में जल संचयन में 72 नवाचार मामले में बिहार जिला का पहले स्थान पे कौन सा रहा है? तो बिहार का नालंदा, है ना, दूसरे नंबर पे कैमूर रहा है, और तीसरे नंबर पे रोहतास रहा है। तो पूछे जा सकते हैं कि इसमें पहले बिहार का कौन सा जिला पहले नंबर पे था? तो नालंदा, दूसरे नंबर पे कैमूर, और तीसरे नंबर पे रोहतास। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में मखाना उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2022-23 के लिए आप सबको पता है यहाँ पे, क्योंकि ये अवार्ड महत्वपूर्ण है, अवार्ड का नाम क्या है? जीनोम, है ना, सीवियर कम्युनिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप सबको पता है मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब एनडीए पार्टी ने कुल कितने सीटों पर जो है जीत हासिल किया है? तो 202 सीटों पर टोटल जो है इनके सीट मिले हैं। नेक्स्ट, 18वीं विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम एवं दूसरे चरण के मतदान क्रम की मैं बात कर लूँ तो भाई प्रथम चरण 6 नवंबर 2025 को, और दूसरा चरण जो हुआ था 11 नवंबर को, है ना। बिहार विधानसभा की मैं बात कर लूँ, 18वीं नंबर का ये था चुनाव 2025 वाला। तो कह रहा है कि कुल मतदान का प्रतिशत क्या रहा है ना। तो अब तक जितने भी चुनाव हुआ है 1951 के बाद सबसे अधिक प्रतिशत देखने को मिला है, कितना? तो 67.13% जो है क्या हुआ है, तो मतदान हुआ है इस बार भी 2025 वाला में। अगला जो सेक्शन है भी आर्थिक घटनाक्रम, या आर्थिक घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खासतौर पे बीपीएससी जो आयोग है ना, जानबूझ के अब यहाँ से उठा के प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, रबी फसल बुआई 306 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में प्रगति, क्या है क्वेश्चन? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि इस माह की 21 तारीख तक जो है रबी फसल की बुआई कितना, तो 306 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की जा चुकी है, जो कि बेसिक डेटा है। कुल क्षेत्रफल रबी फसल की बुआई आप सबको पता है कि 306 लाख हेक्टेयर से अधिक किया गया। नवंबर महीने के आसपास का डेटा ये, दलहन में इतना है और तिलहन समय यह है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, यहाँ से ये पूछे जा सकते हैं कि मोटे अनाज का कितने लाख हेक्टेयर है, तो ये भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। दलहन का कितना है, 73.36, और जो पिछले वर्ष से कितना अधिक है, तो 68.15 लाख हेक्टेयर। तो ये डेटा देख के प्रश्न पूछ लेता है, माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, भारत में अल्ट्रा प्रसंस्कृतिक खाद्य की जो है बिक्री में तीव्र वृद्धि। तो ध्यान रखिएगा, द लेजेंड की श्रृंखला में प्रकाशित अध्ययन ने बताया कि भारत विश्व के या फिर विश्व में अल्ट्रा प्रसंस्कृत खाद्य की बिक्री में सबसे तेज वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है भारत के संदर्भ में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा माइंड में रख सकते। पेयू, है ना, पेयू भी चर्चा में था, माइंड में रखिएगा। तो देखो भाई, पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अनुमोदन मिला। अब देखो, अभी पेयू
महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। देखो भाई, पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की मंजूरी भी मिल गई है। अब जो है ना, पेयू कंपनियों को पेमेंट इकट्ठा करने और उन्हें प्रोसेस करने में मदद करेगा ये चीज़ें, ठीक है ना। तो कह रहा है कि नवंबर 2025 में पेयू को PAYU को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऑनलाइन, ऑफलाइन और क्रॉस बॉर्डर जो है ना चैनलों पर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी दे दिया। बोला पेमेंट का इकट्ठा कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, और ये सब चीज़ें RBI ने अब इन्हें दे दिया है पेयू को। कब दिया भाई? तो 19 नवंबर 2025 से। नेक्स्ट है, भारत का निर्यात अप्रैल से अक्टूबर अवधि में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? तो 4.8% बढ़ा। देखो भाई, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंशिक आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक भारत के कुल निर्यात, मतलब कि माल और सेवा सहित इसमें शामिल है, कितना? तो 4.8% की वृद्धि हुई है। तो कुल निर्यात जो हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, है ना, 491.8, है ना, अमेरिकी डॉलर, जिसमें माल का निर्यात परसेंट में बात करें तो 0, है ना, 62, मतलब 62, और सेवा ने बढ़त में योगदान दिया। नेक्स्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग की रिपोर्ट कौन से कितने नंबर का? तो 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। ये रिपोर्ट क्या कह रहा है? तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन तो ये पूछे जा सकते हैं कि 16वें वित्त आयोग कौन है? तो इनके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि भाई वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। और ये वही है नीति आयोग के प्रथम कौन? सीईओ है ना, सीईओ बोल रहा हूँ, तो माइंड में रखिएगा। सीईओ सही तो बोला था यार, सीईओ। अच्छा, सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सबको पता है कि भाई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसे हम लोग हिंदी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। हालांकि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया, है ना, और तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं ये बोल रहा था, अगला जो रिपोर्ट छुपा है अगले 5 साल के लिए, 33 तक की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान भाई अनुच्छेद 280 का क्लोज 1 में है और राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक उपलब्धता की बात कर ले तो रिपोर्ट जो है संसद के वित्त मंत्री द्वारा अनुच्छेद 281 के तहत प्रस्तुत किए जाने के बाद सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होता है। वित्त आयोग की बात कर ले, मैं आपको बता दिया हूँ, जो फिनांस कमीशन है भाई भारत का वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कई बार यहाँ से इस लाइन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत होती है और इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच, है ना, देखा जाए तो टैक्स का, है ना, राज्य की मैं बात कर लूँ तो भाई कर राजस्व, है ना, कर राजस्व का वितरण करना होता है। नेक्स्ट, अब देखो ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। IPO प्रक्रिया में सुधार हेतु सेबी का परामर्श पत्र। आपके मन में पहले क्वेश्चन आएगा कि ये IPO क्या होता है? तो IPO का फुल फॉर्म अगर मैं बता दूं तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। तो यह वह प्रक्रिया है जिसके जरिए कोई कंपनी पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपने शेयर बेचकर पूंजी जुटाती है। सेबी जो कि एक बाजार नियामक है, आप सबको पता है, जो कि IPO से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में सुधार के लिए समय समय पर परामर्श पत्र जारी करता है ना। तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। तो क्वेश्चन भाई आपसे पूछा है कि देखो, भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड मतलब सेबी ने IPO प्रक्रियाओं को क्या करने में, तो सरल बनाने के लिए प्रमुख बदलाव का प्रस्ताव रखा। ये बदलाव कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जैसे शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो ICDR रेगुलेशन 2018 में संशोधन के माध्यम से लागू किए जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, IPO चर्चा में था, माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बोत्सवाना में जो है हीरा उद्योग पर भारतीय प्रवासी समुदाय का अधिकार। अब देखो भाई, आप सबको पता है बोत्सवाना के बारे में अगर मैं बताऊं तो वर्तमान में बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन है? जिसका नाम है डूमा बोको। इसका नाम ही है डूमा, है ना, बोको। क्या नाम है? डूमा बोको नाम है इनके राष्ट्रपति का, जिन्होंने 1 नवंबर 2024 में कार्यभार अपना संभाला। बोत्सवाना में देखा जाए तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है, राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख होते हैं। तो यहाँ से अब ध्यान क्या रखना है कि 12 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बोत्सवाना में हीरा से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र का जो है दौरा किया। तो और क्यों करेगा? तो जाहिर सी बात है, दोनों देशों आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, सहयोग के नए अवसर की तलाश करना, ये सब हो सकता है। भारत और बोत्सवाना के संबंध के बारे में बात कर ले तो देखो भाई, हीरा व्यापार दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का प्रमुख आधार रहा है, बोत्सवाना और भारत का। भारत की बात कर ले तो भारत जो है बोत्सवाना से निर्यात हीरो का एक प्रमुख गंतव्य है।
हीरा उद्योग के बारे में बात करें तो भाई भारत विश्व का सबसे बड़ा जो है हीरा प्रसंस्करण केंद्र है, जहां सूरत जैसे शहरों में विश्व के लगभग कितना तो 90% हीरो का जो है कटाई और पॉलिशिंग होती है। बोत्सवाना विश्व का प्रमुख जो है हीरा उत्पादक देश में से एक है, माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो भाई यहाँ पे भारत और मॉरिशस समुद्री प्रौद्योगिकियों व बुल्लू इकोनॉमी में सहयोग, ये क्या कहता है? तो भारत के केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने नई दिल्ली में मॉरिशस के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मछली पालन, समुद्री प्रौद्योगिकी और जो है डिजिटलाइजेशन मतलब कि जल संशोधन जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग को बढ़ाना आवश्यक है। तो ये दोनों देशों के बीच में हुआ हाल ही में, कहाँ पे? नई दिल्ली में, भारत और मॉरिशस के बीच में। ठीक है, अगला सेक्शन है भाई, आप देख सकते हो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। देखो भाई, तो ये दो देशों के बीच की मामला है, माइंड में रखिएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया, दो देश नहीं है, 3 देश माइंड में रखिएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया कनाडा का जो है, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो ना, ACITI है ना, ACITI है ना, ACITI साझेदारी। ये एक्चुअली देखा जाए तो भारतीय, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच नई साझेदारी हुई है, जिसे ACITI पार्टनरशिप कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को बढ़ाना है। और देखो ये ध्यान में रखिएगा, तो मेंशन भी कर दिया हूं कि 22 नवंबर 2025 को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी की घोषणा किया। ये पूछे जा सकते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई जो है ACITI जो साझेदारी है किन देशों के बीच में हुआ है? तो ध्यान रखना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच में हुआ। उद्देश्य क्या है? अभी आपने देख लिया, उद्देश्य है भाई कि उन्नत तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को गहरा करना है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, G20 महत्वपूर्ण है, G20 शिखर सम्मेलन। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 में जो हुआ है भाई, कब से कब तक हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो पूछा जाएगा कहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये दक्षिणी अफ्रीका, कहाँ पे? दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन कब से कब तक? तो 22 से 23 नवंबर 2025 को संपन्न हुआ, आप सबको पता है। और पीएम मोदी ने सभी क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी की और आतंकवाद पर जो है भारत की चिंताओं को दृढ़ता से उठाया। पीएम मोदी इस सम्मेलन में अमेरिका, रूस, चीन के राष्ट्रपति वहाँ पे नहीं आए थे, अनुपस्थित थे, इसलिए चर्चा में था। अब पूछे जा सकते हैं कि भाई इसकी जो है ना, इस साल की थीम क्या था? थीम अगर पूछा जाए तो एकजुटता, समानता, संधारणीयता पूछे जा सकते हैं भाई, ध्यान रखना। इस बार का थीम था। भूमिका की मैं बात कर लूँ तो भारत ने आतंकवाद को वैश्विक सुरक्षा और विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया तथा चरमपंथी नेटवर्क को समर्थन देने वाले राज्यों को मतलब देशों को कार्रवाई की मांग की। घोषणा पत्र, ये बेसिक बातें हैं, आप थोड़ा सा को पता ही होना चाहिए जो इस बार का थीम था, है ना। एकजुटता, समानता और स्थिरता इस बार का विषय था, मेंशन कर दिया हूँ भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। G20 में महत्व की बात कर लूँ तो 1999 में स्थापित यह मंच विश्व की कितना तो 85% GDP, 75% व्यापार और 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। आपको पता होना चाहिए G20 के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई G20 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पे इसका आयोजन होगा? तो ये भाई अमेरिका के जगह का नाम है भाई मियामी फ्लोरिडा। आप सबको पता है मियामी फ्लोरिडा, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, मियामी फ्लोरिडा में कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका में इसका आयोजन होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई, संयुक्त राज्य अमीरात 2025 में विश्व का तीसरा सबसे जो है मानवीय दानदाता। संयुक्त राज्य या फिर संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय ट्रैकिंग सेवा, फिनेंशियल ट्रैकिंग सर्विस ने जो है अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE ने 2025 में तो कितना है 1.46 बिलियन डॉलर। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार इनकी जो रिपोर्ट है तो इनके रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमीरात मतलब कि UAE जो है 2025 में कितना तो 1.86 बिलियन डॉलर जो है ना दान किया है, ठीक ना। तो ये तीसरा स्थान है। तीसरा, पहला स्थान अगर पूछा जाए तो कौन कर सकता है? तो आप कहिएगा सर जो सबसे शक्तिशाली है वही ना करेगा। हाँ बिल्कुल, अमेरिका। और दूसरा जो है यूरोपीय संघ का है ना, यूरोपीय संघ का है। तीसरा तो आपने देख ही लिया, UAE का है। देखो भाई, ये जो आप नाम देख पा रहे हैं ये काटेरीनबर्ग है, क्योंकि ये कहाँ पे है? एक्चुअली ये कह सकते हो रूस में है ना, रूस में है ये जगह, रूस में। तो रूस के ये
वर्ग और कजान में भारत के 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोले गए हैं, और ये दूतावास दोनों देशों के बीच क्यों खोला जाएगा? तो आपके कैसे व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए खोला जाएगा। ठीक है, तो बेसिक बातें हैं, बस माइंड में रखिएगा। तो कहाँ पे खोला गया अभी पूछा जाएगा। हाल ही में भारत के जो है 2 नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? क्योंकि ये दोनों जो जगह मैं बताया हूँ ना, दोनों शहर है एक्चुअली रूस का, तो ये काटेरिनबर्ग और कजान, रूस में 2 नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया। माइंड में रखिएगा। तो भाई 20 नवंबर 2025 को भारत ने रूस में अपनी जो है राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाते हुए जो है ये काटेरिन जो रूस के शहर है और कजान ये भी रूस में ही पड़ता है कि नए कांसुलेट जनरल का उद्घाटन किया। बेसिक से बातें हैं। और ये मिशन विज्ञान, शिक्षा, ऊर्जा, विनिर्माण, सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग को बढ़ावा देगा। बेसिक से बात है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है मैक्सिको की फातिमा बॉस बनी मिस यूनिवर्स 2025। देखो भाई 20 नवंबर 2025 को थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मैक्सिको की फातिमा बॉस ने खिताब जीता, है ना। इन्होंने 100 से अधिक देशों की प्रतिभागियों को पराजित कर 5 वर्ष बाद यह जो है ताज अपने नाम किया। फातिमा बॉस 25 वर्ष की है, फैशन एवं जो है परिधान डिजाइनर विलाहेर मोसा से है। ये अगर मैं बात कर लूँ, एक शहर है मैक्सिको का, तबास्को से ये बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, दक्षिण चीन सागर में चीन का ना तैरता कृत्रिम द्वीप। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो चीन ने दीर्घकालिक गहरे समुद्री अनुसंधान रणनीतिक उपस्थिति हेतु एक विशाल मोबाइल तैरता कृत्रिम द्वीप जिसका नाम है डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च, है ना, फैसिलिटी का निर्माण की शुरुआत किया, और यह परियोजना 2028 तक परिचालन में आने की उम्मीद है। कौन किया है? चाइना। नेक्स्ट, अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो सहयोगी दर्जा दिया। ठीक है ना, अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दिया। तो देखो भाई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दिया, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आप देखेंगे तो व्हाइट हाउस दौरे के दौरान घोषित किया। अब थोड़ा सा ये भी देख लो, F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री। देखो अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की बिक्री की मंजूरी दी, जो क्षेत्रीय वायु शक्ति में एक बड़ा बदलाव है। ये भी थोड़ा सा, चूँकि QS, पहले तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग क्या है। तो यह जो है दुनिया भर के विश्वविद्यालयों को उनके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रदर्शन के आधार पर आंकती है। यह जो है यह देखती हैं कि विश्वविद्यालय टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो अगर मैं भारत की बात कर लूँ तो भारत के 103 विश्वविद्यालय इनमें शामिल हुए हैं। तो आप सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को ये बढ़ाती है और जागरूकता को दर्शाती है ये, है ना। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो कह रहा है कि 19 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम QS विश्वविद्यालय स्थिरता रैंकिंग में जो है ना, ये भी लाइन ध्यान रखना, लुंड, इसका नाम ही है लुंड विश्वविद्यालय, जैसे स्वीडन में है। तो लुंड जो है अच्छा, इसमें पहला स्थान किसे मिला है? तो मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, पहला स्थान जो मिला है लुंड यूनिवर्सिटी, लुंड जो है विश्वविद्यालय जो स्वीडन में है, पूर्ण स्कोर के साथ ये पहले स्थान प्राप्त किया है ना, जो 2023 से शुरू हुई इस रैंकिंग में पहला अवसर है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखो भारत की मैं बात कर लूँ तो भारत का इसमें देखा जाए 2025 में 103 विश्वविद्यालय शामिल हुए, जिसमें 26 नए प्रवेश है। तो इसमें IIT दिल्ली, है ना, IIT दिल्ली 171वें वैश्विक स्थान पर है, शीर्ष भारतीय संस्था है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है IIT खड़गपुर 202 स्थान इन्हें मिला है, और IIT बम्बई को 234, IIT कानपुर को 245, IIT मद्रास को 277, और VIT को मिला जो है VIT वेंचर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शायद वही है ना। उसके बाद VIT को मिला है 352, और भारत में 7वां। ठीक है ना, भारत में 7वां मिला है। पहले नंबर में भारत में कौन सा स्थान मिला है? दिल्ली को तो पहला, है ना, तो ध्यान से रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा। देखो भाई, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 से लेकर 13 नवंबर 2025 के बीच अंगोला और बोत्सवाना के ऐतिहासिक 6 दिवसीय दौरे पर किया गया था। तो ये पूछे जा सकते हैं, माइंड में रखिएगा। क्यों जाएगा तो आप सबको पता है, ये सब आप एक बार सबसे निगाहों से देख लेना, बोत्सवाना की यात्रा को देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है भारत का जो है लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार सहयोग में वृद्धि। ये जो लैटिन अमेरिका है ना, ये एक भौगोलिक क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। तो लैटिन अमेरिका एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें मध्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और कैरिबियाई जो क्षेत्र है ना, वो शामिल इसमें है, माइंड में रखिएगा। तो 2 से 5 नवंबर 2025 को भारत की बात कर ले, किधर चला गया, है ना। भारत ने लैटिन अमेरिका के साझेदार देशों पेरू और चिली के 2 महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता दौर
सफलतापूर्वक पूर्ण किया। बेसिक सा क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं, माइंड में थोड़ा सा रख लीजिएगा। अगला है रूस से जो है भारत को तेल निर्यात में तेजी से गिरावट। तो देखो भाई 2 नवंबर 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 27 अक्टूबर तक के सप्ताह से में रूस और भारत के कच्चे तेल का निर्यात आधे से अधिक घट गया। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हो। भारत में कुल तेल आयात का 35% रूस से आता है ना। चलो अगला है यहाँ पे मोलिसा तूफान, अभी न्यूज़ में था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। देखो भाई 31 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र और उसके साझेदार संगठनों ने कैरिबियाई क्षेत्र में, है ना, जमैका, क्यूबा, हेती की सरकारों को तूफान मोलेसा के बाद समर्थन देने हेतु आपातकालीन सहायता जुटाने की प्रक्रिया तेज की है। मेलिसा की बात कर ले, मेलिसा अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि भाई मेलिसा यह तूफान हाल ही में के दिनों में अपनी विनाशकारी शक्ति के कारण वैश्विक चर्चा में आया है। हरिकेन मेलिका की मैं बात कर लूँ, हरिकेन मेलिका कई जगह रहता है, तो हरिकेन मेलिका भी लिखा रहेगा। तो हरिकेन मेलिका उत्तरी अटलांटिक सागर में रिकॉर्ड किए गए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। इसने कैटेगरी 5 की तीव्रता हासिल की है, जिसमें हवा की रफ्तार कहा जा रहा है कि 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइंड में रखिए। अगला सेक्शन है फ्रेंड्स हम लोगों का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं ना कि भाई जो ये डेप्थ वाला वीडियो है, आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, एक पार्ट इससे और ही कर देता हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स का रहता है कि सर 2 पार्ट में कर दीजिए, तो ठीक है, एक पार्ट और दूंगा, तो जो बचा हुआ टॉपिक है ना वो सारे कवर कर लेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो दोनों पार्ट जरूर देखिएगा, और सभी लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे भी आपको सारे वीडियो सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, इसका जो बुकलेट है मैं आपको बता चुका हूँ, बुकलेट आपको पेड बैच में मिलता है, बहुत ही नॉमिनल फी है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।